together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अर्थ टॉक्स। दोस्तों आदाब, मैं हूं आरजे मकबूल अहमद। आप सुन रहे हैं रेडियो मनु 90.0 FM। आप तमाम सामईन को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्ते और नमस्कार। इस अर्थ टॉक प्रोग्राम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम जब परिंदों के दुनिया के बारे में बात करेंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि परिंदों को एक मखसूस किस्म के जमात में शामिल किया गया है। इस जमात का नाम है एव्स। परिंदे मुख्तलिफ रंग के होते हैं। बास परिंदों की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, बास की करखत। बास परिंदे ऊंची बुलंदी पर परवाज करते हैं तो बास परिंदे मामूली ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। आपको मैं बता दूं, दरख्त और परिंदों के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है, एक ख़ास मजबूत रिश्ता है। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, क्योंकि दरख्त जहाँ पर भी आप देखे होंगे दरख्त होता है, वहाँ पर परिंदे होते हैं और परिंदे बग़ैर दरख्त के सरवाइव नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्री और बर्ड्स का एक ख़ास रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं और हमबाशी ताल्लुक़ात भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बग़ैर इन खूबसूरत परिंदों से दुनिया कैसी लगती है? आप थोड़ा सा सोचिए, बग़ैर इन खूबसूरत परिंदों से दुनिया सूनी सूनी सी लगती होंगी। पानी में तैरती हुई बतख, हवा में उड़ते हुए कबूतर, नाचता हुआ मोर और चहकती हुई चिड़िया को देखकर कितना मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। ये हमारे माहौल को खुशगवार बना देते हैं। अगर ये ना होते तो दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। अगर ये ना होते तो दुनिया इतनी खूबसूरत भी नज़र नहीं आती है। इन तमाम पहलुओं के बारे में, परिंदों की खूबसूरती के बारे में, परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं इनके बारे में, तो परिंदे किस तरह से परवाज़ करते हैं, इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे दरमियान एक ख़ास मेहमान आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आपका नाम है डॉक्टर वी ए मंगा।
डॉक्टर मंगा जी, आपका रेडियो स्टूडियो में, मनु के रेडियो स्टूडियो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू। अभी सवालात जारी करने से पहले मैं डॉक्टर मंगा जी का तारुफ करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर V.A. मंगा पेशे से तो एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी के हैं, लेकिन आपको परिंदों से, परिंदों की फोटोग्राफी से बड़ी दिलचस्पी है। आपकी इब्तदाई तालीम हैदराबाद शहर में हुई है, MSc उस्मानिया यूनिवर्सिटी से और PhD हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, और बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए आप अमेरिका का सफ़र तय करके वहाँ पर तुलेनी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक का वर्क कंप्लीट किया। लेकिन ये बॉटनी में PhD का काम हुआ है, बॉटनी में पूरा सफ़र रहा, लेकिन इनकी दिलचस्पी जो रही है बर्ड वॉचिंग में और बर्ड्स की फोटोग्राफी में। ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास आज स्टूडियो में मेहमान है। चलिए हम इनसे चंद सवालात करेंगे। डॉक्टर मंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank इस रेडियो मनु रेडियो स्टूडियो में। शायद हमारी मुलाकात पहली बार बुक्स एग्जीबिशन हैदराबाद में हुई है। यस। मैं आपसे जब मिला तो मुझे लगा कि शायद आपसे हमें ये प्रोग्राम एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि आपका जो जुस्तजू है, आपका जो लगाव जो परिंदों से है, आज बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप तो बॉटनी पर्सन हैं, आपका पेशा तो जो है आप रिटायर्ड बॉटनी प्रोफेसर है, लेकिन व्हाट मेड यू टू एंटर इन दिस फील्ड, यू नो, because generally what happens, people like botany, they never go towards other fields. यस। But क्यों, मतलब क्या मतलब वजह थी कि आपको इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट या रुझान रहा? Yes, but it is really unexpected, and I have not planned anything or thought about it, anything like that. One day I just went to a park to take the picture of flowers and trees, and suddenly I saw a sunbird just trying to take nectar from a flower, and I tried to take picture of that. And that time I had a very normal camera, and it cannot take picture of a very restless bird. I didn't know that. But that day something happened to me. I don't know. Really, I have no answer why that paradigm shift happened. And I decided to really take the picture of that bird. I took it as a challenge. And then that day I couldn't. But after returning home, I spent lot of time reading about birds and knowing about the bird photography. I equipped myself with better photographic equipment. And then I felt that unless you know the behavior of the bird, it is very difficult to follow it or understand it or photograph it. So I did lot of homework for that. But the thing is, from that day onwards, every day I went out to see birds and to photograph birds. I never stopped from that day, and it has become a hobby. But I have to say, I have crossed that stage, and now it is my deep passion. अच्छा, कितने साल हो गया होगा? I think I started in 2010, so now 2025, 15 years. अच्छा, 2010. Yeah. Right. Oh, it's 10 means more than 15 8 years. अच्छा, 15 साल से है। Yes. तो अब इसी से मतलब आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई है? Yes. I tried to study and know initially, but now I understand their behavior so well. And actually, I did not even realize that I gathered so much of information, you know. Yeah. So recently, you met me in a book exhibition. That is the first time I exposed myself to readers. Because I normally write books and I sell it through distributors and bookshops. I never get to meet. 1 or 2 emails I get and then I answer.
But that day they kept on asking so many questions about birds and their behavior and about the trees, their relationship, and everything I was able to answer, and I was really surprised. Because practically you were there. Yeah, I was there. Able to answer everything, indeed. It is not just by, like learning or anything, like my soul was there when I was outside. Of course. Yes. Yeah, that's very nice to bear. Even I had seen your books, on that day exhibition. Really, after going through those books, I think you have written 4 books, Yeah. So after going through those books, the picture of birds, Yeah. I think it's very difficult, to take to capture one bird. You may be watching. You may be spending most of the time, Yes. maximum time to take one picture. Yes. To take one picture, how much time it will take, madam? No, we cannot say like that, watching, actually when we spend time in nature, probably many people won't know, Yeah. we forget about the time. We don't even feel that we are waiting there because Exactly. so much of action is going on and you are in nature. Correct. So you don't feel that. Yeah. And sometimes birds, they just come and sit and give a picture and then go away. Correct. So if I just want to share one experience of mine, Right. regarding this photography you said. Oh. So one day there was one bird, that normally. Madam, shall I interrupt here because this is the time of a break. We have to take break. Oh, okay. Later on we will continue. Okay, sure. दोस्तों, अब हम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा. ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे. आप जुड़े रहिए रेडियो मनु 90.0 FM से. और ब्रेक में जाने से पहले मैं परिंदों से ही रेटेड एक सवाल आपसे कर रहा हूं, उसका जवाब ढूंढ कर रखिए और फिर से जब मुलाकात होगी ब्रेक के बाद उस सवाल का जवाब मैं आपको फिर से पूछूंगा. देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है. ये सवाल है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा परिंदे का नाम क्या है? आप फौरन दिमाग लगाइए और मैं फिर से दोबारा जब आऊँगा तो फिर से आपको सवाल इसका जवाब दूंगा. जब तक मुझे इजाजत दीजिए. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब और नशरियात की दुनिया की एक नुमाया शख्सियत जुल्फिकार अली बुखारी से. जुल्फिकार अली बुखारी, जिन्हें अदबी और नशरियाती दुनिया में ज़ेड बुखारी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1904 में पेशावर में हुआ. वो बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, अदीब, मजमून निगार और रेडियो इंतजाम के माहिर थे. ऑल इंडिया रेडियो की तरक्की में उनका अहम किरदार रहा. उन्होंने रेडियो को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि तालीम, तहजीब और उर्दू जबान के फरोग का वसीला बना दिया. बुखारी साहब की तहरीरों में जिंदा दिली, शगुफ्तगी, नज़ाकत बयान और इंसानी रवैयों का गहरा मुताला नजर आता है. उनकी गुफ्तगू और तहरीर दोनों में उर्दू जबान की मिठास और तहजीबी शान झलकती थी. रेडियो की दुनिया में उनका अंदाज आज भी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है. उनकी फिक्र का एक खूबसूरत पैगाम कुछ यूं महसूस होता है: लफ्जों की असली कीमत तब होती है जब वो दिलों को जोड़े और इंसानियत को मजबूत बनाए. और उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है: अच्छी गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का हुनर नहीं बल्कि तहजीब, इखलास और एहतराम का इजहार भी होती है. जुल्फिकार अली बुखारी ने उर्दू अदब और ब्रॉडकास्टिंग दोनों को एक नया वकार बख्शा
उनकी खिदमात ने रेडियो को अवाम की जिंदगी का अहम हिस्सा बना दिया और उर्दू जबान को नए सामीन तक पहुंचाया। उर्दू अदब और ब्रॉडकास्टिंग की तारीख में जुल्फिकार अली बुखारी का नाम एक ऐसी फनकार के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने आवाज को अदब और तहजीब का पैगाम बना दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मैं ब्रेक से पहले एक सवाल आपसे किया था, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। मैडम, मैंने ये सवाल किया था कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। आई थिंक इट इज ऑस्ट्रिच, Yes. isn't it? ऑस्ट्रिच है ना? Yes. तो देखिए दोस्तों, ये सवाल का जवाब है ऑस्ट्रिच। और हमारा जो है सवालों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। मैं मैडम आपसे यही सवाल कर रहा था कि कोई भी परिंदे का, कोई भी बर्ड की जो है अगर हमें पिक्चर लेना होगा तो आपको कितना वक्त मतलब वॉचिंग में लग जाता है? मतलब Yes. मेरा कहने का मतलब कि कुछ टाइम कुछ स्पेंड करना होगा आपको, क्योंकि परिंदा कहीं उड़कर आएगा, बैठ रहा, तो कितना वक्त लगता है? That's why actually we cannot say like that how much time we can, because some birds they just readily come and give us photographs as if they have come for a photo shoot. You know, but some birds we should know their behavior and then only we can spot them and take the pictures. In this I wanted to share one experience of mine. अच्छा, There is a bird called rain quail. It's a very small bird and it normally moves undercover, you know, like within the grass and herbs. So, and its voice is heard, male bird's voice is heard only during rainy season. That's why it is called rain quail, and it breeds during the time. So, to attract the female, it will give double note calls. So I know about it, but I haven't seen those birds at all. And I tried to go on 1 year. I couldn't find them. And the next year I went, I heard the voice, but it was very difficult to spot them. As I was moving, they were also moving, you know, inside. Right. So it was very difficult for me. Then I searched for 1.5 hours like that, and then I thought I cannot find them anymore. And then I came to my car, and surprisingly, both male and female, they came and they stood in front of my car. So I couldn't believe it. Then I took pictures. They did not move. And then after some time, as if to clear my doubt, the male again gave the call, that double note call. Then I am sure that they are the rain quails. And such a beautiful picture I got. So it all depends upon, you know, sometimes I feel the universe. You have taken picture with your Yeah. normal mobile. Not mobile. I was with my camera and stand and everything. But, you know, so it is sometimes the universe. We have to say that unless it gives permission, we don't get the photographs. Exactly. That's it. मैडम, एक दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप तो परिंदों की दुनिया के बारे में, तो ये परिंदों की दुनिया को समझने में क्या बॉटनी सब्जेक्ट आपको कुछ मदद की है? कि बीइंग ए बॉटनिस्ट कुछ इस चीज़ को समझने में आपकी मदद हुई क्या?
Certainly, Ah. certainly it did. Because, birds and trees are very much interrelated. They are intertwined with each other. Yeah. They can't live one without the other. Exactly. So they have a very, as you said in the introduction, they have a symbiotic relationship, maybe a loose symbiotic association. But trees and birds, they are together. So when you know botany, you are good at botany, half the world you won in bird watching, right? Exactly. So only the other half you have to learn about the birds Hmm. to understand it. So that way definitely it helped. या थैंक यू सो मच मैडम. अच्छा मैडम, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो आपस में दरख्त और परिंदों का जो रिलेशनशिप है, जो जैसा कि आपने बताया है कि ये इसको उर्दू में हम कहते हैं हमबाशी ताल्लुकात, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन ट्री एंड बर्ड्स, यू नो? Actually, birds, they need trees Hmm. for food. Right. And also for shelter and for nesting. It's a sight. Even if it is a predatory bird, which take only the meat, even then they actually nest on the big trees. Hmm. It needs a space to nest. या So that way the trees play a pivotal role in the life of birds. Apart from that, birds, for example, the food I said, for nectar. Yeah. Nectar plays a very important role या because I used to see the red silk cotton trees. Right, You know. I think you have in a Yeah, campus also that. Yeah. So these red silk cotton trees, they come flowering only once, in a year. Very big flowers, extremely beautiful. And they are actually, each flower is so big, it is like a pot of nectar. करेक्ट. And many birds, they come, they actually are attracted to the flowers like magnet, ओहो. and they come and take the nectar. So it is not like any other nectar. ओके. There is something special in that, probably. So many birds, before they go for breeding, they come in pairs. They take the nectar and then go. So one particular bird, hair-crested tronco, it is a very shy bird. Normally we don't see, though it is a native bird. So this bird, wherever I have seen this tree, red silk cotton tree, राइट. there I have seen this bird. अच्छा. Otherwise, it is very difficult to spot them. Right. That means there is something very important Exactly. in that nectar. So, not only that, fruits. Many frugivores, Yeah. where they take fruits. It's a very substantial amount of nutrition in that. And Stop it. particularly the fig trees, Yeah. like wild figs, like banyan, people. They play a very important role, and particularly figs play important role in hornbills. Hornbills, Right. they require figs. If the fig trees are not there, their number will dwindle. अच्छा. Yeah, that's so important. So, like that, there are many, many important contributions from trees. And apart from that, trees also give place for them to nest. Right? Exactly. So, Exactly. That means both they have relationship. yeah, because once they actually take the nectar, they pollinate the flower Pollinate to fruit. Yeah. So once they eat the fruit, Pollinate అంటే ఐ థింక్ ఇన్ తెలుగులో పరాగ సంపర్కం. paraparaga sampurna. పరపరాగ సంపర్కం. పరపరాగ సంపర్కం తర్వాతనే ఫలితం. Cross pollination, yes. Cross pollination. That is the fruiting. Yeah, yes. So similarly, after the fruits, when they eat the fruit, they take the pulp and they distribute the seeds. Correct. The tree cannot move from its place. Yeah. But they depend Means on. you want to say that bird is playing a pivotal role Yes. in bird is getting not only food from the trees, it also play an important role in pollination. Yeah, pollination and distribution of seeds. Seed also. Disperse. Yeah. Yes. यानी मेरा कहने का मतलब, मैं अपने सामाइन को यही बताना चाहता हूँ कि ये परिंदे जो है, परिंदों को ग़िज़ा तो मिल ही रही है, और साथ साथ जो है बीजों का इंतशार, Yeah. फलों के इंतशार में, Yeah. सीड डिस्पर्सल में भी ये बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों के दरमियान एक
एक मजबूत आप कह Yes, सकते हैं कि yes. रिलेशनशिप Yes. है ना मैडम? अच्छा मैडम, डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट ड्यूरिंग योर बर्ड वॉचिंग ट्रिप, you know, which made you think twice about the importance of trees for birds' survival? Yes. Any incident? Yeah. Actually, it was, I think, in the month of May, early May. I was moving from ECIL towards Yamnampet. There is a village like that. So when I was going on the right side, I have seen a very big, huge tamarind tree, and many egrets were moving in and out of that ground. अच्छा. So I got wonder what happened. So I just moved out of the road and wanted to go near the tree. And I understood there are a few houses there and the tree is behind. There is no way to reach that. And then when I went and asked those people, it was 6:30 in the morning. They just got up. Yes, yes. And I told them I am interested to see the tree and those birds. They welcomed me and they were very happy. And they took me and asked me to use their steps. And then I reached the open rooftop. I kept my camera and I could see the tree very close. And they were not scared. There were in that huge crown, there were more than 50 nests. And many more are underway. You know. So those that particular tree, they said, for past 3 years, they come, they nest, and they stay for 2.5 months like that, and they go away. So you can imagine if there are 100 nests at least, how many birds will come out of you know. So they particularly chose that tamarind tree because the branching is such that they can keep their nest. It looks even bushy, you know. Bushy, very safe, very safe. It should be very close, you know, Yes. because predators should not Come. even they don't come to know about nest also. Yes. Even from rain and heat, the chicks will be protected. So that particular tree is not any other tamarind tree. That is the tree chosen by that group of birds. Right? So not only planting the trees are important, but we should also protect the very old and ancient trees. Correct. That's what I learned from that, and that is how the first time I thought I should write a book about the relationship between trees and birds. Right. That means you want to say that trees also play an important role, you know, like where the bird should come, on which tree it has to. They actually look, before breeding, they look around. They do recce, you know. Is it safe? Do they get food materials around that? So that particular tree is just suitable for them. Acha. And if you are cutting off for a road widening, then what will happen to them? Exactly. Because it's like, you know, we are disturbing their habitat. जैसा आपने बताया कि habitat को destroy कर देंगे तो उनकी आबादी भी automatically decreases. लेकिन अब एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। देखिए कितना मतलब अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है, उनकी जो रिहायशी जगहों को हम खुद ही जो है बर्बाद करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब ब्रेक का वक्त हो गया है और फिर से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद फिर से हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले सवालों का सिलसिला फिर से इसी तरह से जारी रहेगा। अब ब्रेक में जाने से पहले एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, उसका जवाब ढूंढ के रखिएगा और ब्रेक से फिर आने के बाद फिर उसका जवाब मैं दूंगा। सवाल यह है कि हु इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत आसान सवाल है, अगर आप लोअर क्लासेस में ये तमाम आप पढ़कर आए होंगे तो ये सवाल है और ब्रेक के बाद फिर से हम मिलेंगे। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। Listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके
करके देखते हैं। Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। सोचिए, आप एक बहुत ऊंची इमारत के नीचे खड़े हैं। आपको सिर्फ कुछ मिनट में 10वीं, 20वीं या 50वीं मंजिल तक पहुंचना है। आज हम बस एक बटन दबाते हैं, दरवाजा बंद होता है और कुछ ही लम्हों में हम ऊपर। लेकिन एक वक्त था जब ऊपर जाना मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना था। फिर इंसान ने एक ऐसा सवाल पूछा, क्या लोगों और सामान को बिना सीढ़ियां चढ़े सीधा ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है? इसी सवाल ने जन्म दिया एलिवेटर यानी लिफ्ट को। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं एलिवेटर के उस सफर की कहानी जिसने सिर्फ बिल्डिंग में ऊपर जाना ही आसान नहीं किया, बल्कि मॉडर्न सिटीज का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, एलिवेटर का बेसिक आइडिया असल में बहुत पुराना है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी प्लेटफॉर्म्स या केजेस को रोप्स और पुलिस की मदद से ऊपर नीचे किया जाता था, लेकिन ये मॉडर्न पैसेंजर एलिवेटर नहीं थे। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के तरक्की करने के साथ लिफ्टिंग मशीन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होने लगी। और फिर आए एलाइशा ग्रेव्स ओटिस। 1850s में अमेरिका में ओटिस ने एक ऐसा सेफ्टी मैकेनिज्म डेवलप किया जो एलिवेटर की रोप टूटने की सूरत में प्लेटफॉर्म को नीचे गिरने से रोक सकता था। 1854 में न्यूयॉर्क के क्रिस्टल पैलेस में एक मशहूर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ओटिस ने एलिवेटर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसकी लिफ्टिंग रोप कट करने का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। सेफ्टी मैकेनिज्म ने प्लेटफॉर्म को गिरने से रोक दिया। यह डेमोन्स्ट्रेशन एलिवेटर इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब लोगों के जहन में यह भरोसा पैदा होने लगा कि एलिवेटर सिर्फ सामान उठाने का मशीन नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी रिलेटिवली सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सकता है। फिर 1857 में न्यूयॉर्क सिटी में E.V. हाउटवुड एंड को की बिल्डिंग में ओटिस का स्टीम पावर्ड पैसेंजर एलिवेटर इंस्टॉल किया गया। लेकिन एलिवेटर की असली रेवोल्यूशन तब आई जब इलेक्ट्रिक मोटर्स और मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप हुए। इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स ने ज्यादा हाइट तक तेज और एफिशिएंटली ट्रैवल करना मुमकिन बना दिया। और यहीं से आर्किटेक्चर की दुनिया बदल गई। पहले बिल्डिंग्स की हाइट इस बात से लिमिटेड थी कि लोग कितनी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन एलिवेटर्स ने ऊंची बिल्डिंग्स को प्रैक्टिकल बना दिया। फिर आए स्काईस्क्रेपर्स। शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ती हुई बिल्डिंग्स नजर आने लगी। आज एलिवेटर्स हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का एक आम हिस्सा है। मॉडर्न एलिवेटर्स में ऑटोमेटिक डोर्स, इमरजेंसी ब्रेक्स, सेंसर्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। लेकिन हर मॉडर्न लिफ्ट के पीछे वही बेसिक आइडिया छुपा है, इंसान और सामान को वर्टिकल डायरेक्शन में सेफली मूव करना। तो दोस्तों, इन्वेंशन ऑफ द एलिवेटर की कहानी असल में सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं, ये इंजीनियरिंग, सेफ्टी और अर्बन डेवलपमेंट की कहानी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने इंसान को जमीन पर फैलने के बजाय आसमान की तरफ शहर बनाने का मौका दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide.
सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का नेचर शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। मैडम, हमारा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर फर्ज कीजिए कि हम अपने गार्डन्स में परिंदों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह के ट्रीज को हम अपने गार्डन्स में उगाना चाहिए? विच टाइप ऑफ ट्रीज? बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू, I have one small garden in Shatnagar. I have planted good number of trees there. Okay. So, no doubt, pomegranate, lots of birds are coming. Yeah. Even for pomegranate, lots Yeah, of birds are coming. Bulbuls love Bulbuls love. That's what I am telling you. So, मेरा यही सवाल है आपसे कि भाई किस तरह के दरख्तों को या दरख्त को लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा birds आए? Actually, in our garden, depending upon the space, Yeah. but if you have enough space, I would suggest please plant at least one wild tree. Wild tree. Any one wild tree, Okay. and which is native. अच्छा, right. So, to attract birds, Like for example, like for example, red silk cotton tree. okay. I told you. So, the red silk cotton tree will attract lot of birds. Birds, you know. right. And similarly, there is white silk cotton tree. And this white silk cotton tree is a wild one. You can plant it. The speciality of it is this period actually during the winter, it will produce clusters of flowers and a lot of nectar is available. Apart from that, they produce fruits which are very long and they dry up and they break, but they don't will be removed from the plant, but it will be still attached, Right. even if it is broken. And almost for 1 year, that floss, what you call cotton, is inside that. And I have seen number of birds using that cotton throughout the year, like sunbird. For the nesting material, they actually use that cotton as a cushion, and then tailor birds. Right. So like number of other birds, bulbuls, they use a nest. So by planting this white cotton, silk cotton tree, Yeah. you will be providing those birds not only nectar but lot of nesting material for 1 year supply. Okay. Even squirrels use this. Squirrels also use yes, sound. yes. Yeah, exactly. So they take the nest. They make a very big nest, That's- So like that, it is very, very useful. Hmm. And again, there is one plant called very important is that wild date tree. Wild date. Wild date Right, tree. right. I think they call it khajur. Khajur, So, correct. yeah, Wild date yeah, tree is wild there. date. What Yeah. happens also in English? In Telugu, they call it eeta chettu. Eeta chettu, exactly. This particular tree, the leaf. Phoenix, I think. Phoenix. Phoenix, Phoenix. sylvestris. Sylvester. So this particular tree, the leaves are used by baya weavers. In many books, I read that baya weavers make the very hanging nest. Exactly. And they are very famous for making the weaves, very complex that's weaving. very beautiful. Yeah, very beautiful, beautiful. very complex weaving. सुराही की तरह रहती है. Yes, yes. But people think, I even read somewhere that they make with the grass. They don't make with the grass. They make Achha. with the leaf edges from this Okay. tree, Okay. wild palm tree. So, wild date palms. Because this is very strong and they take the strips from the leaf and it is pliable. And still strong. They don't break. So, if you see baya weaver's nest, it will hang for almost 1 year. Exactly. Even after their nesting. And it is also reused by white munias for nesting. Sure. Right, So, right, they- right. so this particular tree, if you keep, the baya weavers are definitely will come and nest in your garden. मैडम सॉरी, यहाँ पर मेरा एक और सवाल भी है इसी से लिंक वाला। क्या ये जो बर्ड्स हैं बया के, ये मतलब ये खास ट्रीज पे ही अपना नेस्ट को बनाएंगे या कहीं और भी कोई? Normally they look for this material हाँ, and then they will also look for any water source near. वाटर सोर्स, नियर बाय वाटर सोर्स. Water source. Right. But mostly we see in Gamarabica tree. Their nests normally, because it is a
thorny and spiny tree, which is very safe for them. Snakes won't climb that Exactly. tree. So they usually we see in the wild gum arabica trees. अच्छा अच्छा अच्छा, right. 20 to 30 nests we can see in one अच्छा, one 20 to tree. 30. Yes, So on many one number. tree, yes. Right, right, right. That's good, मैडम. अच्छा, हम ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल हमारे सामाईन को पूछे थे. वो सवाल था कि हु इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. तो इसका जवाब है डॉक्टर सलीम अली. डॉक्टर सलीम अली का नाम तो आप सुने होंगे. ही इज अ वेरी ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट. इज इट नो मैडम? Yes. ये मैंने He सुना is. कि डॉक्टर सलीम अली साहब जो है परिंदों से बात करते थे. Yes, yes. क्या आप भी बात करते हैं मैडम परिंदों से? Maybe I don't know. हाँ? नहीं, क्योंकि Not only आप मतलब ऐसा लगता है कि आपकी इतनी मतलब दिलचस्पी है Yes. कि आप ये बता रहे हैं कि शायद वो अगर कुछ मोड़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आप समझ जाते होंगे कि परिंदे क्या कहना चाह रहे हैं आपस में एक दूसरे Yes, से. yes. Is it? We definitely develop a sort of communication Communication. with nature. When you are in nature, जी हाँ जी. we definitely develop a communication with the nature, which is not with words. या It's a silent communication. या थैंक यू मैडम. अच्छा, अभी हम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक में जाने से पहले फिर से एक सवाल मैं आप लोगों को कर रहा हूँ. हो सकता है कि ये आखिरी सवाल हो. तो ये सवाल है कि ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या है. बहुत आसान सवाल है और ब्रेक के बाद हम फिर से दोबारा मिलेंगे. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. All good writing is swimming underwater and holding your breath. F. Scott Fitzgerald. बहादुर वो नहीं जो दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले. अफलातून. शिक्षा एक व्यक्ति को अनगिनत संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने की अनुमति देती है. स्वामी विवेकानंद. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं. ब्रेक में जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल किया था
ऑर्निथोलॉजी से क्या मतलब है? इसका जवाब ये है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। हम लोग जो है गुफ्तगू सिर्फ एव्स या बर्ड्स के बारे में कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। परिंदों के मुतालिया को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सही है मैडम, ये मेरा सवाल? थैंक यू वेरी मच। तो आखिर में मैडम से मेरा ये सवाल है कि मैडम आजकल हम देख रहे हैं कि परिंदों की जो आबादी है ये घटते हुए दिखाई दे रही है, बहुत कम होती दिखाई दे रही है। इसको हम लोगों को और फिर से फ्यूचर में, जैसा आपने बताया कि ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं, बीजों का इंतशार में, पॉलिनेशन में रोल अदा करते हैं, तो किस तरह से हम इनकी आबादी को बढ़ा सकते हैं? Actually, any living organism, if not only birds, they need a safe environment Okay. to live. Apart from that, they need a habitat which they are used to. Okay. So, in earlier question I told for about native trees. The main reason is when the birds are evolving, trees and birds, they co-evolve. You know, they get used to each other, and that is how they make a living. Suddenly, if you plant an exotic tree, they won't know how to use that. Sometimes it may be poisonous for them. Their guts are not used for those fruits. So the main way to protect is first plant native trees. Native trees. Avoid the exotic trees. Okay. The second is do not disturb the habitat. Habitat protection is the main thing we have to do. It is not only trees, even the spiny, thorny shrubs. Right. Many small birds, they make the nest inside the thorny trees, and they actually hide in that. So they feel safe in that thorny bushes. So when we are cutting down the trees and the areas, all their habitats we are cutting down. Their food is also being cut. So that is the main reason. Protection of the habitat is very, very important. तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि यही मैसेज हमारे सामईन को देना चाह रहे हैं कि एक तो उनकी जो रिहायशी जगह है, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है पहला, और नेटिव ट्रीज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है, ताकि बर्ड्स की आबादी फिर से दोबारा आ सके और बढ़ सके। यही है ना मैडम? मैडम आपका बेहद शुक्रिया। हम लोग बड़े मशकूर और ममनून हैं आप हमारे रेडियो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच मैडम। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिंदे हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए कितने नागुज़ीर हैं, और आज डॉक्टर मंगा जी ने हमें तफसील से बता दिया कि परिंदे किस तरह से माहौलियाती निज़ाम में, इकोसिस्टम में रोल अदा करते हैं और परिंदों से किस तरह का फ़ायदा है। लेकिन आज के तारीख़ में परिंदों पे जुस्तजू या लगाव बहुत कम है। दोस्तों, एक शेर मुझे याद आ रहा है, बेज़बानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, बेज़बानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। तो आज का प्रोग्राम यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा, और मज़ीद मालूमात के लिए इस ईमेल आईडी पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। ईमेल आईडी है radiomanu@manu.edu.in। इस मेल पर आप सवालात कर सकते हैं और आप अपना सजेशन दे सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में कोई और नया मौजू लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। You were listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।